जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी का वीडियो लेके आया हूँ मैं मेरिट लिस्ट के ऊपर कि आपने कितना स्कोर किया होगा कि आप मेरिट के अंदर आ सकते हो और आप आगे की तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में मैं हर एक के मार्क्स के अकॉर्डिंग तो नहीं बता सकता, बट मैं एक एवरेज आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के हिसाब से, कि आप कितना कितना मार्क्स लेके आएंगे तो कौन कौन से पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे मार्क्सों के ऊपर। मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर दे रहा हूँ 500 का, 500 से 1000 का और 1000 से 2000 का और 2000 से 3000 एंड अबव। ये है ग्रुपिंग आपकी। और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स लिख दे रहा हूँ या फिर इसको पेपर समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे पहला पेपर जो आपका हुआ था वो था जीमैट का, दूसरा पेपर है सीजेट का, तीसरा पेपर है आईसी, चौथा पेपर है एसीटी। अभी पेपर वाइज में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको। यहाँ पे पेपर वाइज जैसे आप बढ़ते हैं, जी मैट का जब रोल आता है, जी मैट देखिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो अगर जी मैट में आपको बिलो 500 आना है तो आपके मार्क्स कम से कम 130 प्लस होने चाहिए। 500 से 1000 तक वालों के लिए आपके मार्क्स होने चाहिए 110 से 130 के बीच में। और 1000 से 2000 वालों के लिए अगर आप सोच रहे हो मेरी 1000 2000 के बीच में रैंकिंग आए, तो आपकी जो मार्क्स है वो होनी चाहिए 110 से 115 के बीच में, या फिर आप इसको 100 के मार्जिन में रख सकते हैं। और 2 से 3000 वालों के लिए 90 से 110 तक या 100 तक मान के चलिए आप, इस रेंज में, मतलब 90 प्लस होना चाहिए आपका यहाँ पे। अभी इस पेपर में मैंने बहुत ज़्यादा मार्जिन दी है आप लोगों को। वो मार्जिन इसलिए दी गई है कि रीजनिंग का जो 90 नंबर है वो मैक्सिमम लोग सही करते हैं उसको। ये सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है जीमैट के दौरान। अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी इजी क्वेश्चन को देख के थोड़ी सी हड़बड़ी में अपने काम को ख़राब कर लेते हैं। तो जिन्होंने ये गड़बड़ी नहीं करी होगी वो 130 प्लस आराम से जाएंगे इस पेपर में। तो अमूमन उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छी रैंकिंग चाहिए तो जी मैट में आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करने पड़ते हैं। ये फिक्स सी बात है, क्योंकि सबसे आसान पेपर है और इसमें जो आपने एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर किए हैं वो अगले पेपर में आपके मेकअप हो जाते हैं अगर किसी में कम आया तो, क्योंकि ये पेपर सभी अच्छा करते हैं। अभी मैं बात करता हूँ सीजेट की। सीजेट का जो अब की बार का पेपर था काफ़ी अच्छा पेपर था। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, जो कि आप लोगों से उम्मीद है कि सारों ने अच्छा किया होगा सीजेट के पेपर में। तो यहाँ पे जो स्कोरिंग की बात आती है, यहाँ पे जब स्कोरिंग की, तो सीजेट में देखिए अब की बार के पेपर के स्टैंडर्ड से जिसके 120 प्लस हैं वो 500 के ख्वाब में आ सकते हैं। जिसके यहाँ पे 110 तक प्लस में चल रहे हैं, 110 120 के बीच में, वो 500 और 1000 के बीच में। देखिए ये जो मार्जिन है ना 500 और 1000 वाला, इसमें थोड़े से का फ़र्क होता है। इस 500 और 1000 के बीच में थोड़े से का फ़र्क होता है। बहुत बार बंदे आराम से इस 500 से 1000 से आराम से 500 के अंदर आ जाते हैं। तो 110 और जो दूसरा मार्जिन है वो मार्जिन आएगा 90 से 110 वाला, और जो तीसरा 2 से 3000 वाला मार्जिन है वो 70 से लेके 90 के बीच वाला है। तो आप इसके बीच में आते हैं तो आप यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मैं ना कि यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अभी भाई आईसी की बात आती है। आईसी का बात करते वक्त थोड़ी सी रूह कांपती है मेरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने पेपर 1 तो चलो क्वेश्चंस मिला लिए, आंसर देख लिए, वहाँ पे बताते हैं पास हो गया सर, बट हमारा सब कुछ अच्छा गया था, हम आईसी पेपर पास नहीं कर पाए। तो उसमें भाई आईसी पेपर का सबसे बड़ा जो हर्डल है वो आपके 180 नंबर हैं, जो कि सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कोई भी बंदा आराम से पास हो सकता है। आपको नंबर चाहिए कितने, 39.6 नंबर चाहिए आपको, 33% 120 का। तो इतना कोई भी लेके आता है। बट जो हर्डल है वो आगे की समस्या है। आगे की समस्या बहुत ही गहरी समस्या है। जो 180 नंबर है वो आपको पता भी नहीं चलता है आपने क्या सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसलिए बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्टिव करते हो तो धैर्य से करना है और आराम से करना है और पूरा टाइम लगा के
कंप्लीट करना है उसको। अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पिछली बार क्लासेस ली थी। मैं उम्मीद कर सकता हूँ उनका इम्प्रूवमेंट हुआ होगा और उन्होंने डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा किया है। जिनसे भी मेरी बात हुई, जिन्होंने मैं अपना फ़ीडबैक दिया, उनका फ़ीडबैक तो काफ़ी अच्छा रहा। सो अभी मुद्दा ये है कि आप लोगों की ये 180 नंबर आपको पता नहीं आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको एक रफ़ आइडिया दूंगा। जिस बंदे ने खुद की मेहनत से इस पेपर में 90 प्लस जा रहा होगा, 90 कम बोला मैंने, इस पेपर में 100 प्लस जो बंदा जा रहा होगा, 100 से 90 के बीच वाला, वो बंदा इस पेपर में भी अच्छा स्कोर करेगा। इस पेपर में भी उसके 130-40 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, जिसने खुद से ये किया है। सट्टे वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, खुद से। आप सभी को पता है किसने तुक्का मारा था और किसने खुद से किया है। यहाँ पे 90 मार्जिन, यहाँ के भी लिए 90 मार्जिन है आपके लिए इस वाले में। और इस वाले के लिए 1000 से 2000 के वालों के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं 70 से 90 के बीच में। और यहाँ पे जो बंदे लाई करते हैं वो हो सकते हैं हमारे 40 से 70 वाले आखिरी ग्रुप में। उसके बाद ACT की बात करता हूँ मैं। ACT का पेपर भी देखिए, अब की बार स्टैंडर्ड पेपर था। ACT का पेपर टफ़ आता है, तो मैं उसको टफ़ का नाम नहीं देके मैं स्टैंडर्ड कहूँगा। पेपर अब की बार का भी स्टैंडर्ड था, काफ़ी अच्छा पेपर था। और जो कंटेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स आए भी थे। CJET का जो कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैंने मैक्सिमम वीडियोस जो अपलोड किए थे, उसमें मेरे को जितना याद है, मुझे खुद को जितना याद है कि अपलोड करते वक्त जो मैंने रिवाइज़ किया था, जो आपको बताया था, उसमें से 30 क्वेश्चंस मेरे को याद है कि श्योर शॉर्ट 30 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए थे। जिन्होंने वन लाइनर परचेज़ किया था, पहले वाला वन लाइनर, उनके वन लाइनर 101% उनके काम में आए हैं। क्योंकि 30 क्वेश्चन तो मुझे याद है एग्जैक्ट, जो कि एग्ज़ाम में जो कि मैंने वन लाइनर में बोले हैं तुम्हारे वीडियोस के दौरान, और वो सेम टू सेम मिले हैं तुम्हें। 30 क्वेश्चन ऐसे थे आपकी पेपर में। तो ACT की बात करता हूँ मैं। ACT में भाई पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, तो ACT के स्टैंडर्ड को देखते हुए यहाँ पे जिस बंदे ने 120 के आसपास में टच किया, 120 प्लस में है, उनके लिए आराम से 500 में आना ईजी रहेगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स 100 से लेके 120 के मार्जिन के बीच में हैं, उनके लिए 500 से 1000 के बीच में आना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, वो आराम से आ सकते हैं वहाँ पे। 1000 से 2000 वालों के लिए 90 के आसपास जिनके जा रहे हैं, 90, 85, 90, वो 1000 2000 में आ सकते हैं। और 2 से 3000 वाले 70 से लेके 90 तक, मतलब 70 भी कह रहा हूँ मैं जस्ट, बट यहाँ पे अगर आप 60 प्लस भी हो सारे में, तो भी आपकी मेरिट में नाम आएगी, क्योंकि आपको चाहिए 40%। तो 150 का 40% कितना होता है? 60। तो 60 क्वेश्चंस आपने अगर हर में राइट किया है, सिर्फ ये थर्ड पेपर को छोड़ के, तो भी आप मेरिट में आराम से आ सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने सबने चेक कर लिया होगा, तो आगे की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको दिख रहा है कि वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। और भाई देखो, सीधे पास होने से भी काम बन जाएगा आपका, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं कि सारों को मौका मिले PDP करने का, पंचमढ़ी जाने का, YLC करने का, ज़रूरी नहीं है सारों को मौका मिले। और जो नहीं जाते हैं कोर्स में, वो भी रिकमेंड होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज़ के लिए दुनिया जहान रुक नहीं रही है। अपने ऐसा नहीं बिहेव करना कि यार भाई ये नहीं हुआ तो मैं रिकमेंड ही नहीं हो सकते हो रिकमेंड। YLC नहीं गया, PDP नहीं गया, तो भी रिकमेंड हो सकते हो। सारों को वैसे भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि वैकेंसीज कम है वहाँ पे। तो अपने हिम्मत को बढ़ाइए, अपने जज्बे को बढ़ाइए, और अपनी तैयारी को बढ़ाइए, और रिकमेंड होइए। और जिन्होंने भाई अभी एक थी ये IC की 33% वाली बात, कि 33% मार्क्स चाहिए IC में, तो अगर आप 33% के मार्जिन के ऊपर जा रहे हैं, तो भी आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आपका सितारा डूबता नज़र आ रहा है, 33% फर्स्ट पेपर में नहीं गए हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है ओवरऑल 33% चाहिए आपको पेपर में। तो वो सब्जेक्टिव से जोड़ के भी अगर आपके 33% आते हैं, तो आप डेफिनेटली पास हैं, आपका नाम मेरिट में आएगा। और कभी भी मेरिट, जो मेरिट बनती है, कभी भी मेरिट आपकी फ़िक्स नहीं होती। 3000 वैकेंसी ही है हमारे पास रिटर्न क्वालिफाई कराने की, नहीं होती ये चीज़। जो भी आपको अगर कोई गुमराह करे, तो गुमराह नहीं होना है। 3000 वैकेंसीज़ नहीं है, वो डिपेंड करती है आपके स्ट्रेंथ के ऊपर, कितनी स्ट्रेंथ दे रही है उसके ऊपर वो वैकेंसीज़ डिसाइड करते हैं। तो 3000 के चक्कर में नहीं रहना कि 3000 वैकेंसीज़ है और 5,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्जिन अगर आप खुद से अपने आप को जजमेंटल बनाएं और खुद से सर्च करें, तो आपके सेंटर में कम से कम 300 के ऊपर बंदों ने एग्ज़ाम दिया होगा। और ऐसे इंडिया में पता नहीं कितने सेंटर बने होंगे, ऐसे इंडिया में पता नहीं कितने सेंटर बने होंगे, और कितने लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया होगा।
तो अगर आप बेसिक सा भी मान के चले, अगर आपके वहाँ सेंटर में 300 बंदे दे रहे हैं, अगर ऐसे ही 10 से 15 सेंटर हों तो आराम से 5 से 7 हज़ार बंदे आराम से होंगे। और मैं ये आपको कह सकता हूँ कि 15 के ऊपर सेंटर होंगे। चलिए फिर, इस मुद्दे में समय व्यर्थ करके कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपके लिए ना हमारे लिए। तो इस चीज़ को सोचना ही नहीं है, आपको फोकस रखना है अपने ऊपर। अगर आप अपने ऊपर रखोगे फोकस तो डेफिनेटली सब कुछ सही होगा, और आप सही हो तो सब सही है। चलिए फिर, सो आई होप कि आप लोगों को मेरिट का जो भी डाउट्स था क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका कमेंट का जवाब दूंगा। मैं डेफिनेटली अगर कोई वीडियो बनाने वाले टॉपिक में, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।